चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो पॉवर्टी पढ़ रहे थे हम, है ना। तो सबसे पहले पॉवर्टी की डेफिनेशन, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के अंदर कितनी चीजें आती हैं आपकी? 5, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। उसके बाद हमने दो टाइप की पॉवर्टी पढ़ी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर बात करूं तो इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द poverty line. Now, what is poverty line? Poverty line is the cut-off point which separate the poor population from the non-poor population. ठीक है। अगर मैं पॉवर्टी लाइन की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन क्या है? तो माइक ऑन करके बोला करो। हाँ भाई, रूरल एरिया के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग खर्चा, खर्चे के बेसिस पे रूरल एरिया के अंदर 816 बेटा बोला करो, ठीक है। रूरल एरिया के अंदर 816, अर्बन एरिया के अंदर 1000, ठीक है। 1000 हाँ, जिसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग 2011 के अंदर कितनी परसेंट पॉपुलेशन पुअर थी? 21.9 21.9 वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं पूछूं बेटा हम इनकम को क्यों नहीं कंसीडर करते, एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते व्हाइल कैलकुलेटिंग और मेजरिंग दी और डिटरमाइनिंग दी because कट of inflation. मैं क्या वेरी गुड, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, ठीक है ना। The data is not available on the distribution of income and it does not show the expenditure over goods, ठीक है ना। हमें क्या शो नहीं करता कि हमने किस टाइप के गुड्स पे हमने एक्सपेंडिचर करा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स करी जाती है, तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों टाइप के, फूड आइटम्स एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम्स की बात करूं तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं? कैलोरी कंजम्पशन। क्या लेते हैं? कैलोरी कंजम्पशन, ये बात बता दी थी, है ना। फिर अगर कैलोरी के बेसिस पर अगर बात करूं तो रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी लाइन जो है ये ऑब्सोलीट है बट पढ़ना है, ऑब्सोलीट है ये बट पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। बताओ भाई, कैलोरी इनटेक रूरल एरिया के अंदर कितना होना चाहिए? एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 2400 अर्बन एरिया के अंदर कितना होना चाहिए? 20। 2100 Why there is difference? because there is much of physical work in rural area. वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। इतनी बात क्लियर है, आगे चलें। उसके बाद हम कॉजेस पे आ गए थे ना, पॉवर्टी के कॉजेस पढ़ रहे थे, है ना। बट मैंने पॉवर्टी के कॉजेस भी आपको दो रेफरेंस में पढ़ाने हैं, है ना। पहला रेफरेंस बताओ, फर्स्ट रेफरेंस क्या है? फर्स्ट रेफरेंस underdevelopment of the Indian economy. वेरी गुड, इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। एक तो ये रीजन है। दूसरा हम पढ़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा अनइक्वल है। जो अमीर है बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है बहुत ज्यादा गरीब है। ये दो रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। पहला रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या है बेटा? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। अब मुझे बताओ, इसके अंदर मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर, कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है दैट मींस हमारे जो नेशनल इनकम है वो क्या है? बहुत ज्यादा लो है। बताई थी मैंने बात, मिजरेबली लो है। लो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मिजरेबली लो है। ऊपर से एक बात और बताई थी कि पॉपुलेशन साइज क्या है? बहुत ज्यादा। बताओ भाई, पॉपुलेशन साइज क्या है? लार्ज। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है बेटा? कोई मुझे बताएगा इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इधर देखो। सर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। हाँ बेटा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। जरा ढंग से देखना, मैं कह रहा हूँ बेटा ये 100 रुपए हैं, ढंग से सुनना, 100 रुपए। ये स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन बाकी सबको दिख रही है क्या? हाँ दिख भाई रही ये है क्लियर है। हाँ जी। बेटा चेक करो, यहां से तो सबको दिख रही है यार। बेटा जरा ढंग से सुनो, मैं एक छोटी सी बात समझा दो फिर आगे चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा ये 100 रुपए हैं हमारे पास, ये हमें 10 लोगों में बांटने हैं। बताओ एक इंसान के पास कितने आएंगे? जल्दी बताओ। 10 वेरी 10 रुपए। अब जरा ढंग से सुनो। वेरी वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ अगेन मेरे पास बेटा 100 रुपए हैं बट वो मेरे को 20 लोगों में बांटने हैं। बताओ एक इंसान के पास कितने आएंगे? 5। तो ये बेटा ये क्या हुआ? बेटा मैं कह रहा हूं एक तो हमारी नेशनल इनकम, मान लो ये है नेशनल इनकम, एक तो नेशनल इनकम बेटा हमारी कम है, ठीक है। एक तो देखो ये 100 रुपए जो दिख रही है नेशनल इनकम हमारी कम, ऊपर से ये नीचे दिख रहा है आपको, नीचे ये पॉपुलेशन साइज, ये पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा बड़ा है ना। जिसकी वजह से एक इंसान के पास जो पैसे आने चाहिए, जो रिसोर्स आने चाहिए बेटा वो कम हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज पर कैपिटा इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बेटा जिसकी वजह से पॉवर्टी हमारी और ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मिजरेबली लो,
कंपेयर टू इट्स पॉपुलेशन साइज। बेटा जो पॉपुलेशन साइज है बहुत बड़ा, ऊपर से नेशनल जो हमारी नेशनल इनकम है जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, बता रखा है, एनएनपी भी आप उसको बोल सकते हो, वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है बेटा, जिसकी वजह से बेटा लो पर कैपिटा इनकम आती है हमारी। बताओ पर कैपिटा इनकम क्या आती है, लो, जिसकी वजह से पॉवर्टी और ज्यादा एनहांस हो जाती है और हमारी कंट्री को बेटा पुअरेस्ट कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू यूएनओ की नॉर्म्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है बेटा, पहला रीजन है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम हो रही है वो बहुत कम है। किसकी वजह से कम है, हमारे नेट नेशनल प्रोडक्ट कम है और अपोजिटली पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कम। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले। सेकंड बताओ क्या बताया था, लो रेट ऑफ ग्रोथ। अब मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही बताएगा। मुझे बताओ वकार, ग्रोथ का मतलब क्या है इंडियन इकोनॉमी के अंदर? जब भी मैं बोलूंगा ग्रोथ, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा ग्रोथ, तो इसका जीडीपी का बढ़ना, हाँ, पहली बात, इस ग्रोथ को आप क्या बोलोगे, हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या बोलोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ, बोला था इकोनॉमिक मैंने ग्रोथ। बेटा, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, वो याद करते चले जाना। अगर आप उसको याद नहीं करोगे तो मेरी गारंटी है बेटा आंखों में से आंसू आ जाएंगे। ठीक है, क्यों आ जाएंगे बेटा, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। तो अगर आप मेरे साथ याद करते हुए चलो तो फिर नहीं आएंगे आंखों में से आंसू। ठीक है, वो आंसू मैं आपके बचा लूंगा। ठीक है, तो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मुझे बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था अगर हमारी कंट्री के अंदर क्या बढ़ता है, बोलो भाई, प्रोडक्शन। जीडी प्रोडक्शन, हाँ। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या इंक्रीज होगा, बताओ भाई? रियल जीडीपी। वेरी वेरी गुड, आपको रियल प्रिसाइज रहना पड़ेगा, जीडीपी नहीं बोलो, सिर्फ क्या बोलोगे, रियल जीडीपी। कंट्री के अंदर रियल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होता है, ऐसा होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल बिकम द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, पहली बात। ठीक है ना, मैंने बोला था बेटा हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो ग्रोथ है वही स्लो है। ठीक है, क्यों स्लो है? मैंने आपको बोला था बेटा 5% ऑन एन एवरेज, एवरेज बताया था मैंने, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड बताया था 19, बताओ भाई कुछ टाइम पीरियड बता के गया था आपको, टाइम पीरियड बताया था 1951 से 1990 तक का। 1990। 1991, अच्छा 90। 90 ले लो उसको, है ना, 1951 से 1990 तक बता के गया था। ऑन एन एवरेज अगर मानो तो बेटा 5% से हर साल, ठीक है ना, 5% से जीडीपी बढ़ रहा है। आप बोलोगे भाई अच्छा खासा है, फिर मैं बोलूंगा बेटा पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट आपका हर साल का कितना है, 2% है। तो यानी अल्टीमेटली बेनिफिट कितना मिल रहा है आपको, बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ 3% का बेटा, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो दूसरा, हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, हमें कहां से पता चलता है कि बेटा हमारी ग्रोथ क्या है, बहुत ज्यादा लो रेट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, जिसकी वजह से पॉवर्टी तो बेटा बढ़नी है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ भी कम होगी, पॉवर्टी विल सस्टेन, पॉवर्टी रुकी हुई रहेगी, पॉवर्टी नहीं हटेगी। ठीक है, ये भी पॉवर्टी का कॉज है। अभी हम पॉवर्टी के कॉजेस पढ़ रहे हैं, किसके रेफरेंस में, याद रखना पड़ेगा तभी वो सारी बातें समझ में आएंगी। किसके रेफरेंस में, हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है, बोलो अंडर बोलो। अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड, डेवलपमेंट। क्यों है अंडर डेवलप्ड हमारी इकोनॉमी? में आपको सारे रीजन दे रहा हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट कम है, ग्रोथ रेट कम है, ऊपर से पॉपुलेशन बताओ क्या है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ले रखी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हैवी है हमारे पास, है ना, पॉपुलेशन इतनी है हमारे पास, बस मैं क्या बताऊं आपको, देखो कितनी बताई थी मैंने, जरा बताना। हाँ भाई, ये रही, बोलो बेटा बोलो। 2000, अगर मैं 11 की बात करूं तो बताओ मैंने क्या क्या बोला था, कितनी है सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस 121 करोड़। 121 करोड़। जो कम नहीं होती, और कब की बता रहा हूँ, 10 साल 66 10 साल पुरानी। अभी जब नेक्स्ट साल सेंसस आएगा तब की भी मैंने इन्फॉर्मेशन पहले दे दी आपको। कम से कम 10 करोड़ का इंक्रीज है, 10 करोड़ का, यानी हर साल 1 करोड़ तो पॉपुलेशन और बढ़ जाती है हमारी कंट्री की। 1 करोड़ कम होता है? 1 करोड़ लोगों का बढ़ना हर साल सिर्फ इंडिया के अंदर कम है क्या? बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये, और मैंने एक बात और बताई थी आपको बेटा, पॉपुलेशन इज द मदर कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन द कंट्री। पॉपुलेशन कम है तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व हो गई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये भी पढ़ा के गया था बात, यहां तक पढ़ा दिया था मैंने, है ना, आगे हाँ चले। भैया। अब जरा आ जाओ बेटा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल पे। ठीक है, ये पढ़ा रहा हूं पॉवर्टी के कॉजेस, किसके रेफरेंस में, हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है। ठीक है ना, अब बेटा आप लोगों को इन्फ्लेशन का मतलब पता है, मैं आपको पढ़ा के आया हूं, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, महंगाई का बढ़ जाना। समझ में आ गई बात? अब देखो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की अगर बात करें, ठीक है, इन्फ्लेशन जब होती है, इन्फ्लेशन कब होती है, जब प्राइस बढ़ जाते हैं। बोलो हाँ, पता है ना सबको, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड की वजह से प्राइसेस इकोनॉमी के अंदर बढ़ गए, महंगाई आ गई।
बेटा अगर महंगाई आ गई तो बेटा हम लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? कम। हम लोग फिर भी कम हो मैनेज जाती है। हम लोग फिर भी मैनेज कर लेंगे। बट बेटा कुछ लोग थे जो पुअर नहीं थे, मार्जिनल पुअर थे। बताओ भाई कौन सा वर्ड यूज करा मैंने? बताओ कौन से पुअर थे? मार्जिनल पुअर। Marginal. अब आप बोलोगे सर ये मार्जिनल पुअर कौन है? मैं कह रहा हूँ बेटा कोई अर्बन एरिया के अंदर पर्सन है, वो पता है कितने कमाता है? वो 1500 रुपए कमाता है। कितने कमाता है बताओ भाई? वो 1500 रुपए। अब मुझे बताओ, जो हमने ऊपर पॉवर्टी लाइन फिक्स करी थी अर्बन एरिया के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये पुअर है, हाँ या ना में जवाब दो पहले मुझे। नहीं है। नहीं है। नहीं है भैया। नहीं है ना। बट बेटा अगर इन्फ्लेशन आई और कमोडिटीज के प्राइस बढ़ गए, कमोडिटीज के प्राइस बढ़ गए, तो बेटा इसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? इसके बाद अभी भी 1500 रुपए हैं, अभी भी 1500 रुपए। बट बेटा ये बहुत सारी इसेंशियल कमोडिटीज नहीं खरीद पाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हो प्याज के प्राइस हो जाते हैं 80-80 रुपए में, टमाटर बिकने लगते हैं बहुत महंगे महंगे, आलू बिकने लगते हैं, तो बेटा अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाएगा। और जो मार्जिनल पुअर था, ये मार्जिनल पुअर है, पुअर नहीं है, अभी बीपीएल नहीं है, बट बेटा इसको बीपीएल में जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? यानी इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्जिनल पुअर होते हैं बहुत ज्यादा सफर करते हैं। वो कभी नीचे जाते रहते, कभी ऊपर आते रहते, कभी नीचे जाते रहते, कभी ऊपर आते रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को, है ना? तो इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्जिनल पुअर है वो 2 मिनट में बीपीएल चला जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाता है, तो पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी एक रीजन और है जो दिख रहा है मेरे को, महंगाई। देश के अंदर बेटा महंगाई, महंगाई भी एक बहुत बड़ा रीजन है गरीबी का, पॉवर्टी का। बात समझ में आ रही है? दो क्या लिखा है, ओइंग टू दी लो जीडीपी ग्रोथ एंड हाई growth rate of population, less developed economies like India are vulnerable to this inflationary spiral। बेटा inflationary spiral का मतलब है, spiral का मतलब है चपेट। किसकी चपेट में आना? महंगाई की। It means a situation of persistent rise in price। पहली बात तो मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एक बात और बता दूं, कभी भी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो आप मुझे ये मत बोलना राइज इन प्राइस, आप मेरे को एक वर्ड लगा के बोलना, दैट इज परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। परसिस्टेंट का मतलब प्राइस अगर एक दो बार बढ़ते हैं तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोला जाता। प्राइस अगर परसिस्टेंटली बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो इट मींस अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। समझ में आ गई बात? अब इससे क्या होता है बेटा, इससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाती है। लिखा है इन्फ्लेशन कंपाउंड्स पॉवर्टी। कंपाउंड्स का मतलब और इंक्रीज करना, किसको? पॉवर्टी को। जब इन्फ्लेशन आएगी तो बेटा पॉवर्टी हमारी क्या हो जाएगी? और इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? बेटा हाउस होल्ड की रियल इनकम कम हो जाती है। क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ? हाउस होल्ड की रियल इनकम कम हो जाती है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये रियल इनकम क्या होती है? देखो मैं सारी चीजें डिटेल में बताता चलूंगा, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, बट वो आपके ऊपर है, आप उसको रिटेन करते हो या नहीं करते। ठीक है, ढंग से सुनना। मैं कह रहा हूं बेटा मेरे पास है 100 रुपए, ठीक, और और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आ रही है बेटा 10 रुपए की। बताओ मैं कितनी खरीद के ला सकता हूँ? बोलो, जल्दी बोलो। 10। 10। दिस दिस 10 इज माई रियल इनकम। ये 10 पता है मेरी क्या है? रियल इनकम। आप बोलोगे भैया कैसी बातें करो, इनकम तो आपकी 100 रुपए है। मैं बोलूंगा बेटा वो जो 100 रुपए वो मेरी नॉमिनल इनकम है। कौन सी इनकम है? नॉमिनल। बट उन 100 रुपए को अगर मैं प्राइस से एडजस्ट कर दूं, प्राइस से डिवाइड कर दूं, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो मेरी रियल इनकम होती है। समझ में आ गई बात? तो कभी भी मैंने यहाँ पे नॉमिनल इनकम की बात नहीं करी। इन्फ्लेशन से हमेशा कौन सी इनकम कम होती है? रियल इनकम। इन्फ्लेशन से जब भी प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी नॉमिनल इनकम कम नहीं होती, आपके अभी भी उतने पैसे हैं, आपकी हमेशा रियल इनकम कम होती है। कैसे? आज बेटा मेरे पास अभी भी 100 रुपए, सामने देखते रहो, मेरे पास अभी भी 100 रुपए, बट आज सेम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पता है कितने की आ रही है? प्राइस बढ़ गया, महंगाई आ गई, 20 रुपए की आ रही है। बताना आज कितनी खरीद सकता हूँ सिर्फ? बोलो, बताओ। 5। तो मेरी कौन सी इनकम कम हुई? मेरी कौन सी इनकम कम हुई? रियल इनकम कम हुई। रियल इनकम। वेरी गुड। तो इन्फ्लेशन की वजह से कभी भी पूछूं, कभी भी इन्फ्लेशन की वजह से कौन सी इनकम कम होती है? बताओ जल्दी, कौन सी इनकम कम होती है? रियल इनकम। ध्यान, रियल इनकम। समझ में आ गई? हमेशा कभी भी नॉमिनल इनकम कम नहीं होती, हमेशा कौन सी इनकम कम होती है? रियल इनकम। समझ में आ गई बात बेटा? जब भी इन्फ्लेशन आती है तो इससे रियल इनकम कम होती है। रियल इनकम कम होने की वजह से बेटा हम लोग ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। कौन इफेक्ट होता है? बेटा जो मार्जिनली पुअर है। ठीक है, जो मार्जिनली पुअर है वो बीपीएल में शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे? आगे देखो क्या लिखा है, मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे देखो, दोज हु आर
मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर थे, है ना, आर ड्रिवन डाउन टू द पॉवर्टी लाइन, है ना। जब कैसे हो, इन्फ्लेशन आएगा बेटा, इन्फ्लेशन आने की वजह से उनकी नॉमिनल इनकम कम नहीं होगी, उनकी रियल इनकम तो कम हो जाएगी, उनकी परचेजिंग पावर तो कम हो जाएगी, और बेटा परचेजिंग पावर कम होते वो भी बीपीएल में ढकेल दिए जाएंगे। समझ में आ रही बात? आप बोलोगे भैया ये पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, मैं बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट। फिर मैं बोलूंगा बेटा पॉवर्टी की डेफिनेशन देख लो क्या था। पॉवर्टी की डेफिनेशन थी इनएबिलिटी टू फुलफिल दी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, और बंदा आज अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा तो उसको गरीब ना बोलूं क्या, है ना। समझ में आ रही बात? तो बेटा ये गरीब बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, जो ऑलरेडी गरीब थे बेचारे उनका क्या होगा? जो और ऑलरेडी, गरीब बन जाएंगे। वेरी गुड बेटा, उनको तो हाँ दे विल सफर डेप्रीवेशन, बेटा अंधकार में चले जाएंगे वो तो बेचारे। ठीक है, क्लियर है बात? यानी इन्फ्लेशन की वजह से पॉवर्टी में और इजाफा हो रहा है बेटा, पॉवर्टी और बढ़ रही है, पॉवर्टी और कंपाउंड हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? बेटा इन्फ्लेशन मींस अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। याद हुई बात? इन्फ्लेशन का मतलब अ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। बोलो, अ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। Price. प्राइस इन्फ्लेशन क्या करती है? पॉवर्टी को और कंपाउंड करती है। इन्फ्लेशन कंपाउंड्स थी, बोलो इन्फ्लेशन कंपाउंड्स थी पॉवर्टी। Poverty. कंपाउंड्स, पॉवर्टी कंपाउंड्स वर्ड याद ना हो तो इंक्रीज लिख दो बस, इंक्रीज दी पॉवर्टी। कैसे इंक्रीज करती है बेटा? इट इरोड्स द रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। अब इरोड वर्ड याद नहीं हो तो इट डिक्रीजेस द रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। उससे क्या होगा? उससे बेटा जो मार्जिनली अबव थे पॉवर्टी, जिनको मार्जिनली पुअर भी बोलते हैं, ठीक है, वो नीचे आ जाते हैं पॉवर्टी लाइन, वो बीपीएल बन जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो ऑलरेडी पुअर थे बेटा दे विल सफर डेप्रीवेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आई बात? हाँ या ना? इन्फ्लेशन समझ में आया? हाँ भैया हाँ भैया। आपको किसके रेफरेंस में कॉजेस पढ़ा रहा हूँ पॉवर्टी के? किसके रेफरेंस में चल रही है? अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन अंडर इकोनॉमी डेवलपमेंट। कोई इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है तो उसका एक फीचर और है कि वहां महंगाई बहुत होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें। हाँ भाई, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है? क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सब छोड़ दो, पहले तो डिफरेंस करना पड़ेगा बेटा, ये अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताने जा रहा हूं, उसको माइंड में बिल्कुल फीड कर लेना उसको। बेटा पोवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने लिखी हुई है इसके अंदर, पोवर्टी इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, कंट्री के अंदर बेरोजगारी है, तो बेटा ध्यान रखना पॉवर्टी भी होनी होनी है। मैं कह रहा हूं मैं हूं अनएम्प्लॉयमेंट और मैं मिरर के आगे खड़ा हूं, तो मिरर में जो इमेज बन रही है वो क्या है? पॉवर्टी। तो बेटा पॉवर्टी इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी कंट्री के अंदर बेरोजगारी है तो वहां के लोग गरीब होने ही होने हैं, ये बात ध्यान रखना। क्यों बेटा? सिंपल सी बात है, अगर अनएम्प्लॉयड है तो उनके पास पैसा नहीं है, अर्न नहीं कर रहे, अर्न नहीं कर रहे तो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे फुलफिल करेंगे, है ना। तो और पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है? इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। तो बेटा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट मोर लाइक अ सेम थिंग। ठीक है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, ये बात ध्यान रखना। तो पॉवर्टी इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, बता दिया। लो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी। एक नई टर्म दिख रही है, बताना टर्म का नाम, बताना जरा टर्म का नाम क्या है जल्दी? अंडर एम्प्लॉयमेंट। Underemployment. अंडर एम्प्लॉयमेंट कोई है यहाँ पे जो मेरे को बता सके सर ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट? यार रिबा की क्लास क्यों डिस्कनेक्ट हो गई? हाँ सर भाई, जब कोई अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं करता। वेरी गुड। क्या मतलब बट इस बात का? सपोज कोई पर्सन 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है बट वो 80 यूनिट्स कर रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है क्योंकि वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहा। अब मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा, आपने गलत नहीं बोला प्रांशी, अब मैं इसको थोड़ी अलग तरीके से बोलूंगा। मिनिमम अगर आप वर्किंग आवर्स मानो हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो मैं उसको 8 घंटे बोल सकता हूँ, 8 आवर्स बोल सकता हूँ। ठीक है, 8 घंटे काम, है ना। अब मैं कह रहा हूँ 8 घंटे काम मिलना जरूरी है ना। 8 घंटे अगर कोई काम कर रहा है और उसकी वेजेस बेटा पर आवर के अकॉर्डिंग 100 रुपीज है, तो मुझे बताओ कोई लेबर है, ठीक है, उसको मैं कह रहा हूँ 1 घंटे काम करेगा, 1 घंटे काम करेगा, तो मैं उसको 100 रुपीज दूंगा। और वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितने हैं? 8 घंटे, 8 घंटे मिनिमम, बल्कि मिलना ही चाहिए इतना काम। ठीक है, तो मुझे बताओ उसकी वेजेस कितनी बनती हैं? बोलो बेटा उसकी वेजेस कितनी बनती है, जल्दी बताओ। 800
वेरी वेरी गुड, अच्छा, वेरी वेरी गुड। बट बेटा पता है मैं क्या करता हूँ, मैं उस लेबर को बुलाता हूँ, 2 घंटे काम कराता हूँ, घर भेज देता हूँ, मतलब जाओ बस इतना ही काम है। 2 घंटे काम कराता हूँ, भेज देता हूँ। बताना बेचारा एक दिन में कितने वेजेस अर्न करके ले जाएगा? 2 घंटे 200। काम कर, 200। 200। अब आप बोलोगे भैया एम्प्लॉयड तो है वो, ठीक है, अरे आप बोलोगे भैया एम्प्लॉयड तो है वो, फिर क्यों गरीब है? तो आप मेरे से आके बोलते कि सर आप तो गलत बोल रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉवर्टी। फिर मैं बोलता बेटा भले ही वो आपको दिख रहा है एम्प्लॉयड है, ठीक है, बट वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयड है। क्या है? अंडर एम्प्लॉयड। काम तो मिला है उसे, बट पूरा काम नहीं मिला। समझ में आ रही बात? अभी भी तो उसके 6 घंटे खाली रह जा रहे हैं जिसमें वो काम कर सकता था, अर्न कर सकता था। बेटा सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देखना, अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी देखना है। समझ में आ गई बात? अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर। तो काम अगर मिलना है तो पूरे टाइम के लिए, ताकि वो पूरी वेजेस अर्न कर सके इंसान, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है, अनएम्प्लॉयमेंट तो हमें क्लियर दिख रहा है बेटा, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो पूरे टाइम के लिए काम ना मिलना, देखा जाए एम्प्लॉयड तो था वो, आप बोलोगे सर इसको हम अनएम्प्लॉयड थोड़ी बोलेंगे, करेक्ट, अनएम्प्लॉयड नहीं बोलोगे, बट ही इज अंडर एम्प्लॉयड। वो क्या है? अंडर एम्प्लॉयड है। बात समझ में आई? आप सबको क्लियर हुई? तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों की वजह से हमारी कंट्री के अंदर क्या इंक्रीज होती, जल्दी बताओ, क्या इंक्रीज हो रही है? Poverty. पॉवर्टी Poverty. इंक्रीज, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। वेरी वेरी गुड। चलो सुहानी बेटा रीड करो जल्दी से, फास्ट। Chronic unemployment and underemployment. India हम्म is a country sustaining chronic unemployment and underemployment. Poverty is just a reflection of unemployment. In 2011 to 12, the हम्म number of unemployed people in India was हम्म around 2.45 crore. हम्म It further increased to 4.83 crore till December 2014. अब एक छोटा सा डेटा दे रखा है, वो डेटा अभी तो याद करने की जरूरत है नहीं, जब अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर पे आऊंगा तब याद कराऊंगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से पॉवर्टी कम नहीं हो रही। तो आप मेरे से पूछते हो सर कैसे बढ़ रहा है, तो मैंने एक डेटा यहाँ पे डाल दिया है ना, कि 2011 में देखो कितना था, 2011 के अंदर बेटा 2.5 to 45 करोड़ लोग हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयड। अभी का करंट का डेटा दूंगा मैं आपको लाके, इस टाइम का करंट का डेटा दे दिया ना, सारा यूथ अनएम्प्लॉयड घूम रहा है हमारी कंट्री के अंदर, सारा यूथ। इट फर्दर इंक्रीज, देखो कितना बढ़ गया 2014 तक, डबल हो गया एक तरीके से, दिख रहा है ना, बिल्कुल डबल हो गई अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जिसकी वजह से पॉवर्टी कम नहीं होगी, पॉवर्टी भी बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज पॉवर्टी इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बात ध्यान रखना। अब ये भी तो एक ऐसी इकोनॉमी का सबूत है कि वो इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयड है, वो अंडर डेवलप्ड है। क्यों बेटे? जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉवर्टी के कॉजेस विद रेफरेंस टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इतनी बात समझ में आ गई? 5 क्लियर है बेटा, टिप्स पे करने हैं, याद करने हैं ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा कैपिटल डेफिशिएंसी पे, ठीक है। अब कैपिटल डेफिशिएंसी आप मेरे से पूछ सकते हो, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ भाई पहले आप मुझे बता दो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? Creating of इन्वेस्टमेंट। an asset. क्रिएटिंग ऑफ एन एसेट, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। अगर मुझे बताओ एसेट क्रिएट होगी तो क्या होगा? एसेट क्रिएट हुई, मेरी कंपनी, मैंने मशीनरी खरीदी, बताओ क्या होगा उससे? नेक्स्ट स्टेप, Production. वेरी वेरी गुड, प्रोडक्शन Capital होगा। increase. वेरी गुड, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? लोग चाहिए होंगे, है ना। तो लोगों को रखूंगा, इकोनॉमी में क्या जनरेट होगी? एम्प्लॉयमेंट। Employment. एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, लोगों को मैंने पैसा दिया, जब एम्प्लॉयड करूंगा तो पेमेंट दूंगा, पेमेंट दी बेटा, उनके पास पैसा है, उन्होंने अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली, पॉवर्टी खत्म हो गई। बट बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है हमारे यहाँ कैपिटल डेफिशिएंसी है। ये कैपिटल डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, बेटा हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। सामने मैंने आपको इजी करने के लिए लिख भी रखा है यहाँ पे बेटा, सामने देखो, मैं कह रहा हूँ बेटा कैपिटल हमारे यहाँ क्या है, जल्दी बताओ। कैपिटल की बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री के अंदर कम, कैपिटल फॉर्मेशन कम होने की वजह से हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम होता है। जब एसेट्स नहीं खरीदोगे प्रोडक्शन कहाँ से करोगे? प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम, तो ऑब्वियसली लोगों को जॉब कहाँ से दोगे?
तो बेटा एम्प्लॉयमेंट कम, और एम्प्लॉयमेंट अगर कम है तो बेटा पॉवर्टी ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यानी मैं बोल सकता हूँ पॉवर्टी ज्यादा इस वजह से है कि हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल डेफिशिएंसी है। ठीक है, कैपिटल डेफिशिएंसी आपको पता है दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? क्लियर? सुहानी रीड करो। अच्छा, capital deficiency. Capital is one of the principal factors of economic growth. बस बस Accumulation of बस 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 बस, कौन मुझे बताएगा? बहुत ही सिंपल सी बात, कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर। किस चीज का, जरा बताना किस चीज का प्रिंसिपल फैक्टर, जल्दी बताओ। Economic growth. Economic growth. वर्ड कौन सा यूज हुआ है, दोबारा बताओ, ऊपर समझा के आया हूं। बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाई कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रांशी। Sir, economic growth means GDP. सॉरी बेटा, रॉन्ग। हाँ भाई, ये व्हाट डू प्रोडक्शन व्हाट, जल्दी Real बताओ GDP. बेटा। हाँ नहीं, Real the GDP. economic उससे growth, real पॉवर्टी कम हो GDP. रही है और रियल जीडीपी इंक्रीज। मेरे को एक का समझ नहीं आया, कौन बोल रहा है? स्वानी बताओ, कुछ बोल रहे थे। भैया इकोनॉमिक ग्रोथ रियल जीडीपी होता है, और रियल जीडीपी तब बढ़ता है जब प्रोडक्शन होती है। इकोनॉमिक और ग्रोथ रियल जीडीपी नहीं होता, हाँ, मतलब रियल जीडीपी का इंक्रीज, रियल जीडीपी का बढ़ना जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। बट कब कहलाता है? व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रट लो इस बात को, हर दूसरे में पॉइंट आएगा, ये हर दूसरी जगह पॉइंट आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। मैं कह रहा हूं रियल जीडीपी का बढ़ना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप सोचो कि थोड़े टाइम के लिए जीडीपी बढ़ गया, 1-2 साल के लिए, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बोलते। इकोनॉमिक ग्रोथ कब अचीव होती है? व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम के लिए बढ़ता है, तब जाके कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करती है। और रियल जीडीपी कब बढ़ सकता है मुझे बताओ? जब कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ता है। कंट्री का प्रोडक्शन सिर्फ तब इंक्रीज हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्म होगी, जब ज्यादा ज्यादा मशीनरी लगाई जाएंगी, ज्यादा ज्यादा एसेट क्रिएट होगी। देयरफॉर कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बात समझ में आ रही है? अगर कैपिटल क्रिएट हो रही है, कैपिटल फॉर्म हो रही है, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, रियल जीडीपी बढ़ेगा, रियल जीडीपी बढ़ेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल बिकम द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रिंसिपल फैक्टर, की फैक्टर इज कैपिटल। ध्यान रखना, बात को दोबारा ना बताना पड़े। आगे रीड करो सुहानी। accumulation of capital points to rise in production capacity of a nation. Very good. Unfortunately, capital stock and capital formation continues to be highly deficient. Lack of capital points to low production capacity. In turn, low production capacity leads to low level of employment. And low level of employment implies high level of poverty. समझ में आ गई बात? पूरी बात समझा दी है ना? तो अगर कैपिटल फॉर्म नहीं होगी, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा अगर कैपिटल का, ठीक है, तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो पॉवर्टी ज्यादा। ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? आगे चले। हाँ भाई, एक एक पॉइंट डिटेल में समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट डिटेल में। हाँ भाई, जल्दी से खत्म करें इसको। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। बेटा एक प्रॉब्लम और सबसे बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है ना वो ठीक नहीं है। जो मैंने यहाँ पे लिखा एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है बिजनेसमैन। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना? तो बेटा एक तो हमारे यहाँ, हमारी कंट्री के अंदर जो बिजनेसमैन है वो एबल और एफिशिएंट नहीं है। तो जीडीपी ग्रोथ नीड्स एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अगर हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रो करना है तो हमें बेटा बिजनेसमैन अच्छे चाहिए। अच्छे का मतलब एफिशिएंट और स्किल्ड। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक्स एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्शन एक्टिविटीज फेल। आपको पता है बहुत सारी कंपनी बनती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, बनती रहती है, बंद हो जाती हैं, फ्रॉड हो जाते हैं बहुत सारे हमारी कंट्री के अंदर। तो हमारी कंट्री के अंदर जो बिजनेसमैन है वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं होने का मतलब उनके पास क्या नहीं, एबल नहीं और एफिशिएंट नहीं है। तो हमें इनको क्या करना है? एफिशिएंट बनाना और स्किल्ड बनाना है। कंट्री के अंदर अभी है नहीं, जिसकी वजह से बेटा पॉवर्टी आती है। क्यों आती है? प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो बेटा पैसा नहीं आएगा, तो अपनी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे।
तो एक और रीजन मैंने आपको बता दिया। ये रीजन क्यों पढ़ा रहा हूँ ये वाला, आप सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत ऑकवर्ड सा रीजन है। बेटा इंपॉर्टेंट है, बट आपको पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि इस टाइम आप पॉवर्टी पढ़ रहे हो विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या है, अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, रीड करो सोनी जल्दी से इसको। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, फास्ट। GDP growth needs efficient and skilled entrepreneurs. Unfortunately, India lacks entrepreneurial skills. Consequently, production activity has failed to gather momentum, implying that we have failed to tackle poverty. पॉवर्टी को टैकल तब कर पाते जब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते, वो बिजनेसेस कर रहे होते, वो बिजनेसेस सक्सेसफुली रन कर रहे होते, तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। ठीक है, एक रीजन जो आप सबको पता है, ठीक है ना, बट फिर भी हम इग्नोर करते हैं। कोई भी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, उसके अंदर कुछ आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस मतलब, बेटा कुछ ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशंस लाइक सोच, ठीक है, आइडियोलॉजी, लाइक हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलता है बहुत ज्यादा, है ना। तो बहुत सारे मैंने देखा है बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोअर कास्ट के होते हैं उनको जॉब पे नहीं रखते लोग, उनको बहुत ज्यादा डिप्राइव करते हैं। तो जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे तो कंट्री के अंदर पॉवर्टी तो बढ़नी बढ़नी है ना। तो अगर कंट्रीज के अंदर, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन से, ये पुराने ख्यालात पुरानी सोच चल रही है कंट्री के अंदर, तो बेटा गरीबी नहीं जानी। क्यों? क्योंकि आप किसी सेक्शन को, सोसाइटी के किसी सेक्शन को बेटा आप बहुत सारी फैसिलिटी से डिप्राइव रखोगे, है ना। और अगर आपने उनको बहुत सारी फैसिलिटी से डिप्राइव रखा तो ध्यान रखना बेचारे पॉवर्टी में तो रहेंगे, और कहाँ रहेंगे। समझ में आ रही बात? तो बेटा एक बहुत बड़ा रीजन और है, दैट इज आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना। चलो सुहानी बेटा, सुहानी नहीं प्रांशी, प्रांशी रीड करो। The social structure of our country is full of outdated traditions and institutions like caste system and joint family system. Such traditions and institutions obstruct dynamic changes in the economy। ठीक है, और उससे क्या होता है, ग्रोथ रेट हैम्पर्ड होता है, पॉवर्टी हैम्पर्ड and poverty is sustained. क्या हो रहा है ये? ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो मेरे से पूछोगे नहीं, मुझे पक्का पता है, तो मेरे को लगता है मेरे को पूछनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चीज और लिख रखी है। हाँ भाई निर्भय, निर्भय कहाँ है? निर्भय बेटा, यहाँ पे लिखा है निर्भय, ये बताओ जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे पॉवर्टी को इंक्रीज कर रहा है? आप लोग तो कभी पूछोगे नहीं कोई चीज। लिखा है ना कास्ट सिस्टम, तो मैंने बता दिया, लो यार कास्ट सिस्टम। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर रखी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। बताओ, कोई भी आंसर करे, चलो कोई भी आंसर करे, जल्दी बताओ। भैया जॉइंट सिस्टम मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारे लोग रहते हैं और जरूरी हाँ, नहीं है कि जो सारे लोग रहते हैं वो सब इनकम अर्न करते हो। तो वेरी भैया गुड। सब की मतलब नेसेसिटीज इतनी पूरी नहीं हो पाती अरे शायद ऐसे से। तो मैं क्या जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ, मान लो अगर मैं, तो मैं गरीब हूँ क्या? एक वो एक बहुत अच्छा कमा रहा है, भाई सारे तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। माइक ऑन करो। हाँ भैया है ना? हाँ तो भैया बाहर के सर लोगों वो को नहीं मिलेगी जो। अनएम्प्लॉयड होना नहीं होना चाहते। वकार 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 ने बिल्कुल बात सही बोली। वकार क्या बोल रहे हो? भैया मैंने नहीं बोली, मैंने नहीं फिर बोली। किसने बोली थी? कुणाल ने। हाँ कुणाल बोलो क्या बोल रहे हो? भैया बाहर के लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। वेरी गुड। क्यों नहीं मिलेगी बाहर के लोगों को जॉब? भैया जॉइंट फैमिली सिस्टम में यही होता है ना। अरे नहीं यार, सुनो मेरी बात, तो मुझे क्या फैमिली होता के है, लोगों को ही जॉब देते हैं। अरे वो तो ठीक है, एक बार बताओ, सारे उससे थोड़ी ना काम चलेगा। बट मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर घर में आपके आपके 5 लोग हैं मान लो, है ना, और जॉइंट फैमिली में क्या होता है, एक काम करता है, बाकी सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यही होता है। ठीक है, तो बेटा आप सोच सकते हो कंट्री को कितना लॉस हो रहा है इसकी वजह से। अब मान लो ये 5 लोग अलग अलग होते, तो ये 5 लोग अलग अलग बिजनेस कर रहे होते, हाँ या ना? या अभी तो एक बंदा बिजनेस कर रहा है, हाँ सारे सारे या तो हेल्प करा रहे हैं उसकी, ठीक है, या फिर नहीं करा रहे, उसके ऊपर डिपेंडेंट है बस। ठीक, बट अगर ये 5 लोग 5 बिजनेस खोल लें तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? करेक्ट। समझ में आ रही बात? ये जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें हैम्पर हो रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई पूछ रहा है कुछ क्या? हाँ नो नो नो, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, मैं आऊंगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सुहानी, समझ में आ रही बात? एग्रीकल्चर सेक्टर का फीचर है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक, डिसगाइज का मतलब जो दिखाई नहीं देती, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड है बट दिख ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं, मैंने हैदर को बोला, हैदर मेरे को चेयर उठा के देना, ठीक है? अब हैदर के साथ वकार भी कहने लगा कि सर मैं चेयर मैं भी उठवा दूं, मैंने को उठवा लो। हैदर ने और वकार ने दोनों ने साइड से चेयर पकड़ी, उठा के रख दी। मुझे बताओ वहां वकार की जरूरत थी? मुझे बताओ, वकार की जरूरत थी? नहीं थी, है ना? एक काम को दो लोगों ने करा और मेरे को दिख रहा दोनों एम्प्लॉयड है ना? और बट वहां पे दोनों की जरूरत भी नहीं थी। बेटा वकार इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, देखने में लग रहा है एम्प्लॉयड है बट वहां पे उसकी जरूरत है भी नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये फार्म पे होता है, फील्ड्स पे होता है, ठीक है? फार्मर्स में, जहां पे एक फील्ड पे सारे फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, एक फील्ड पे सारे फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं, वहां पे सिर्फ दो लोगों की रिक्वायरमेंट है, बाकी सारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं जब अनएम्प्लॉयमेंट पे आऊंगा तो वहां पे सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपका होमवर्क सुन लो, क्लास ओवर होने वाली है बेटा।